यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आपके सबके सामने हाजिर हूँ लेकर टाउन सीरीज़ 35। टाउन सीरीज़ 35 में भी हमेशा की तरह हम बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, एक ही निगाह आप देख लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा। और इस सेशन को, इस चैनल को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक करके जाइए इस वीडियो को, हमारा भी हौसला बना रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। दोस्तों अभी कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन हूं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। ओके, आपको मैटर वही दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री बाय इमर्सन। अब देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई यहां पर कि द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री, ये बोला किसने है? इमर्सन ने बोला है। ये चीज क्लियर हो गई कि वर्ड्सवर्थ की किस पोम को इमर्सन ने कहा है हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। प्रश्न ये है, इमर्सन ने कहा है हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, ये चीज़ क्लियर है, लेकिन किस पोम के बारे में कहा है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप चारों ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये जो पोम है वर्ड्सवर्थ की, इसे इमर्सन ने क्या बोला? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, व्हाट डज शेक्सपियर ऑल्टर फ्रॉम द ओरिजिनल वीनस एंड एडोनिस मिथ। क्या बदलाव किया शेक्सपियर में? व्हाट डज शेक्सपियर ऑल्टर फ्रॉम द ओरिजिनल वीनस एंड एडोनिस मिथ। जो वीनस और एडोनिस से रिलेटेड मिथ था उसमें क्या परिवर्तन किए शेक्सपियर ने जब अपनी वीनस एंड एडोनिस लिखी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जिन लोगों को लग रहा है कि बी जवाब है वो बिल्कुल सही है, एडोनिस रिजेक्ट्स वीनस। ये यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या परिवर्तन किया इन्होंने? ये दिखाया एडोनिस रिजेक्ट्स वीनस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I said to him, why are you working so hard? You have to change it into indirect narration. क्वेश्चन नंबर 3, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए जवाब दीजिए। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो, अगर आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल यह देर नहीं लगेगी यह अनुमान लगाने में कि ए ऑप्शन यहाँ सही है। I asked him why he was working so hard. I asked him why he was working so hard. अगर आपको फिर भी ना समझ में आए, हमारे ऐप पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर पूरे 2-2.5 घंटे का वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। It is a literary device in which clauses are combined in a reverse order. अब देखिए एक लिटरेरी डिवाइस है, इसमें क्या है? क्लासेज आर कंबाइंड इन अ रिवर्स ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ लिटरेरी इफेक्ट इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। किस चीज़ के लिए? एक तरह की लिटरेरी डिवाइस है, पहली चीज़ है क्लासेज को कंबाइन किया जाता है रिवर्स ऑर्डर में टू प्रोड्यूस लिटरेरी इफेक्ट इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों तो ये कायास्मस की हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। कायास्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रुप ऑफ जेब्रास, जो जेब्रा होता है उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे आपको ये बताना है। कॉलोनी बोलेंगे, जील बोलेंगे, ट्राइब बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ग्रुप ऑफ जेब्रास को क्या बोलेंगे? जील बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। छठा प्रश्न, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको, कौन सा करेक्टली स्पेल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यानपूर्वक देखिए, जवाब दीजिए। इस तरह के प्रश्न जब अलग अलग स्पेलिंग दी हुई हो और उसमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा हो तो ये टफ हो जाते हैं। हर ढंग से आपको प्रयास करके जाना है, हर ढंग से आपको मेहनत करके जानी है ताकि आपको कोई शंका ना रहे, कोई तरह की परेशानी ना हो। जैसा कि कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी
और इस बात पे मैं हमेशा जोर देता रहता हूँ कि आपको दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है। आपको लगातार बहुत धैर्य मांगता है व्हेन इट कम्स टू यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड। इसमें बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है और जो पेशेंस रखेगा वही सफल होता है अंत में। तो दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको इस चीज़ के लिए आगाह किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड यहाँ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जुबिलेंट करेक्टली स्पेल्ट है, बाकी एक भी करेक्टली स्पेल्ट नहीं है। जुबिलेंट मतलब प्रसन्नचित मुद्रा में, जुबिलेंट JUBILENT। Which critic found Milton's poetry harsh and unequal with little music? अब देखिए किस आलोचक ने कहा कि मिल्टन की जो पोइट्री है हार्श है और अनइक्वल विद लिटिल म्यूजिक, थोड़ा म्यूजिक है, ना के बराबर म्यूजिक है, अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, चारों विकल्पों को पढ़िए। स्विनबर्न ने बोला है, आर्नोल्ड ने बोला है, डॉक्टर जॉनसन ने बोला है या T.S. एलियट ने बोला है, किसने बोला है? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर ये डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का मानना था कि जो मिल्टन की पोइट्री है हार्श है, अनइक्वल है और उसमें म्यूजिक तो लगभग ना के बराबर है। कल मैंने आपको बताया था, आज भी मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, और मैंने जो हमारा टेलीग्राम, जो प्रतिष्ठित चैनल है टेलीग्राम पर, उसमें भी शेयर किया था। गम तो है हर एक को मगर हौसला है जुदा जुदा। गम तो है हर एक को, हर किसी की लाइफ में गम है। ऐसा नहीं कि आप ही की लाइफ में गम हो, हर ही की लाइफ में स्ट्रगल है, परेशानी है, चैलेंजेज हैं। गम तो है हर एक को मगर हौसला है जुदा जुदा। कोई टूट कर बिखर गया, एक व्यक्ति पे मुसीबत आती है, वो टूट कर बिखर जाता है, कोई मुस्कुरा के चल दिया। कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा के चल दिया। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी, यकीन रखिए। यही वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म से मैं ट्रम्पेट वॉइस में बिल्कुल प्रोक्लेम करता हूं कि सफल होंगे, और वॉरियर्स जो योद्धाओं का परिवार है वो उसमें से ज़्यादा सफल योद्धा निकलेंगे। इट टेक्स 5 हैंड्स टू कंप्लीट द वर्क इन अ वीक। कौन सा फिगर आप स्पीच है? यहाँ 5 हैंड्स पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कौन सा फिगर आप स्पीच है? इट टेक्स 5 हैंड्स टू कंप्लीट द वर्क इन अ वीक। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों यहाँ पर जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। पार्ट फॉर द वूल, वूल फॉर द पार्ट, यहाँ पर सिनिकडकी बिल्कुल सही होगा। सिनिकडकी, जहाँ पर पार्ट का यूज किया जाए होल को डेजिग्नेट करने के लिए, वहाँ पर सिनिकडकी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच नॉवेल ऑफ जॉन गैल्सवर्दी बिगैन द सीरीज नोन एज द फोरसाइट सागा? किस नॉवेल से फोरसाइट सागा सीरीज शुरू होती है गैल्सवर्दी की? अब देखिए, इसमें जो मेरा कोड है जेंटलमैन स्टार्टेड टेमिंग वाला, वो तो शेक्सपियर पे है, आपको याद ही होगा। जो गैल्सवर्दी पर भी हमने कोड करवाए हैं, ट्रिक्स करवाई हैं, जादुई ट्रिक्स के माध्यम से आपको गैल्सवर्दी को तैयार करने की विधा बताई है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे तो ओके, तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी वेंट टू एंजॉय इंडियर समर बाई चांस ही अवेकन टू लेट गो। तो यहाँ पर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आपका आंसर हो जाएगा। यहीं से फोरसाइट सागा जो है गैल्सवर्दी की सीरीज शुरू होती है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस के तो बिल्कुल पक्के भक्त बन जाइए, जितने क्वेश्चन करिए, जितना हो सके करिए। कितने क्वेश्चन होंगे अंग्रेजी साहित्य में आपके सिलेबस से रिलेटेड? 10,000, 15,000, 20,000, कितने होंगे? कर जाइए। जॉब के लिए आज के डेट में कट थ्रोट कंपटीशन है, कोई क्या क्या नहीं करता, और आप इतने दमखम नहीं है आप में कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। 10,000, 15,000 क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल उसके लिए आप परेशान हो रहे। सवाल, कमी हमारे पुरुषार्थ में होती है, कमी हमारी इच्छा शक्ति में होती है, विल पावर में होती है, और हम दोष देते हैं दूसरे का। ज़्यादातर जो छिद्रान्वेषी प्रकृति के लोग हैं वही असफल होते हैं। सर ये करा दीजिए, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। अरे सर ने जैसी गाइडेंस दे दी, कोई टीचर देगा क्या? जैसी गाइडेंस दे दी, जैसी बुक्स बता दी, कैसे पढ़ना है ये सबसे बड़ी चीज़ बता दिया। कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नहीं तो वही WJ लॉन्ग
एम.एच. अब्राहम जैसी किताबों में फंसे रहते थे, 4-4 महीने यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे। आज बता दिया, तब भी अगर तुम में तुम्हारा खून नहीं खौला, तुम में हौसला ना आया, तो फिर ये तुम्हारी किस्मत। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल दीज लाइन्स अकर इन। कहाँ पर ये लाइनें होती हैं आप बताइए। फॉर द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल, कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर ये लाइनें अनडाउटेडली लाउडामिया से हैं, ध्यान में रखिएगा। लाउडामिया जो वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन है, सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको यूजलेस मैं नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो कराई गई है, ऐप पर उपलब्ध है, आप उसको कर लीजिए। उन लाइनों से बाहर कुछ नहीं आएगा। लाउडामिया इज द राइट आंसर। सिग्नेचर एट द बैक ऑफ अ पेपर चेक एटसेट्रा, क्या कहेंगे? सिग्नेचर एट द बैक ऑफ अ पेपर चेक एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर एंडोर्समेंट सही होगा। जो सिग्नेचर होता है एट द बैक ऑफ अ पेपर चेक एटसेट्रा, उसे एंडोर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दिस इज द लास्ट पार्ट वेयर द सेंडर ऑफ द लेटर साइंस ऑफ विद हिज फर्स्ट एंड लास्ट नेम। इट मे ऑल्सो इंक्लूड सेकेंड लाइन फॉर द टाइटल और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। क्या है ये? किसके बारे में बात हो रही है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बारे में बात हो रही है, सिग्नेचर लाइन के बारे में बात हो रही है, मिडिल पार्ट के बारे में बात हो रही है, कंक्लूजन के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्ड कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, रिस्पॉन्ड कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 की जहाँ तक बात है, सिग्नेचर लाइन की बात हो रही है। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले विगत वर्षों में, जो विगत वर्ष हैं और आने वाले जो वर्ष हैं, ट्रेंड देखकर यही लगता है कि आने वाले वर्षों में लेटर से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एनिमल साउंड, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ग्रामर से क्वेश्चन थोड़े टफ बनेंगे, इसको ध्यान में रखिए। सिग्नेचर लाइन इज द राइट आंसर। चेंज द वॉइस। अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज मी एज अ फ्लैटरर टू हिम। द ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी एज अ फ्लैटरर टू हिम। क्वेश्चन नंबर 13। इसका वॉइस चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे आप बताइए। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यानपूर्वक आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जिन लोगों का जवाब डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जिनके मन में डी का ख्याल आ रहा है, वॉज एक्नॉलेज्ड एज अ फ्लैटरर टू अ ग्रेट मैन। Okay, a great man acknowledged me as a flatterer to him. I was acknowledged as a flatterer to a great man. क्वेश्चन नंबर 13, जिन लोगों के जवाब यहां पर डी आए हैं केवल वही सही कंसीडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, इट इज ए सॉफ्ट एंड इनऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज दैट रिप्लेसेज अ हार्श, अनप्लेजेंट और हर्टफुल वन फॉर द सेक ऑफ सिंपैथी और सिविलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हम यूफेमिज्म की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लेट अस कांग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। लेट अस कांग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी पार्ट में हमें एरर समझ में आ रही है। ओके, क्या एरर है इसको हम देख लेते हैं। फॉर के बदले ऑन का प्रयोग होगा। फॉर हिज सक्सेस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग होता है। ध्यान में रखिएगा, बी कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन समथिंग का प्रयोग होता है, तो फॉर का ना होके ऑन का प्रयोग होगा। ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस, ये ऑन होगा ना कि फॉर। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज ग्रैंड सक्सेस। आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर। फेमिनाइन ऑफ जेब्रा, जेब्रा का फेमिनाइन बताना है आपको। क्या होगा? काउ होगा, मेयर होगा, स्टैलियन होगा, एंजेलाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। फेमिनाइन ऑफ जेब्रा इज मेयर, ध्यान में रखिएगा। Which tense does the statement belong to? We leave for Pune by the morning bus. यहाँ पर कौन सा
विच टेंस डज दिस स्टेटमेंट बिलोंग, कौन सा टेंस है? वी लीव फॉर पुणे बाय द मॉर्निंग बस। बताएं, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दें। यहाँ पर सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। इसको देख लीजिए। Simple present tense is used to indicate a future event where the context tells us the future time. So the statement belongs to simple present tense. In vivid narrative, it is also used as substitute for the simple past. Okay. You can count dash him, he is reliable. काउंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में जवाब देना है। तो यहाँ पर काउंट ऑन, निर्भर होना, कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं, वो रिलायबल पर्सन है, वो विश्वसनीय व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम की अगर बात करें तो ड्राइव होम का मतलब क्या होगा? टू फाइंड वंस रूट्स, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू एम्फेसाइज। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आपको जवाब देना है। तो यहाँ टू ड्राइव होम का मतलब टू एम्फेसाइज। टू ड्राइव होम मीन्स एम्फेसाइज, किसी चीज पर जोर देना। Let's come to the question number 20. We have to love because we love loving. This line appears in, ये कहाँ लाइनें आती हैं? We have to love because we love loving, कहाँ पर ये लाइनें हैं? क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। A bit of love सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने धार्मिक विश्वास को अबंडन कर देता है, गिव अप कर देता है, उसका त्याग कर देता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन है अपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन, एग्नोस्टिक। क्या कहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करें तो अपोस्टेट, जो अपने धार्मिक विश्वास को, अपनी श्रद्धा को गिव अप कर देता है, अबंडन कर देता है, वह व्यक्ति अपोस्टेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 इट इज अ थॉट और सेंस, फ्रेज और क्लॉज विच डज नॉट कम टू एन एंड एट द लाइन ब्रेक्स, इट रन्स टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें क्या होगा? सीरीज, माइम, जिंगल, एंजाममेंट। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 22 में अनडाउटेडली यहाँ पर हम एंजाममेंट की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, इट इज अ थॉट और सेंस, फ्रेज और क्लॉज विच डज नॉट कम टू एन एंड एट द लाइन ब्रेक्स, इट रन्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ डी हो जाएगा, एंजाममेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। साउंड ऑफ हेंस, जो मुर्गियों की आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? बार्क, क्रैकल, विस्पर, निको। क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रैकल, साउंड ऑफ हेंस, ध्यान में रखिएगा, क्रैकल होता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। ग्लट का एंटोनिम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या होगा? डिसेप्शन, रेड्यूस, डल, डिलाइट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो यहाँ रेड्यूस हो जाएगा, कम करना। अब देखिए, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ दिया नहीं है डिस्क्रिप्शन में। देखिए, कोई चीज़ की जो अधिक मात्रा होती है या अत्यधिक मात्रा में किसी चीज़ का जो कोई चीज़ हो तो उसे क्या कहते हैं? ग्लट कहते हैं। और रिड्यूस का मतलब उसको कम करने से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। एंटोनिम पूछा गया है, उसका ऑपोजिट पूछा गया है। और जो ग्लट होता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो, किसी चीज़ का बहुत अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ जब एबंडेंट मात्रा में जिसे कहते हैं सप्लाई हो किसी चीज़ की, उसे ग्लट कहते हैं। रिड्यूस मतलब कम मात्रा में जो चीज़ किसी चीज़ का वो हो। आई होप इट इज़ क्लियर। किसी चीज़ की सप्लाई, किसी चीज़ का जब अधिक मात्रा में हो, ग्लट से ही ग्लटन बना है, ध्यान में रखिएगा। Whenever I am asked who is the playwright who has influenced you the most, I say Shakespeare. Whose comment is this? किसका कमेंट है? कि जब मुझसे पूछा गया कि कौन सा प्ले राइट है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, तो मैंने शेक्सपियर का नाम लिया। ये किसने कहा है? हुज कमेंट इज़ दिस? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों तो यहाँ सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं। गिरीश कर्नाड, जिनकी अभी विगत वर्षों में ही, हाल के ही वर्षों में इनकी डेथ हो गई। गिरीश कर्नाड इज़ द राइट आंसर। फैनेटिकल का सिनोनिम बताना है। फीबल, स्टबर्न, जनरस, बेनेवलेंट। क्या होगा?
सिनोनिम फैनेटिकल का, फीबल, स्टबर्न, जनरस, बेनेवलेंट। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में बी होगा, स्टबर्न। जो फैनेटिकल होता है वो भी बहुत ही एक, हम अगर कहें तो स्टबर्न टाइप का व्यक्ति होता है। जो फैनेटिकल होगा कट्टर टाइप का व्यक्ति, जिसे कट्टर कहते हैं। ओके, जो किसी भी चीज़ के बारे में एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग, if you are extremely excessively interested in something, it means you are a fanatical. Okay, and stubborn, and this is also applied on stubborn, जिद्दी व्यक्ति, वही चीज करेगा जो उसका मन है, जो ठानेगा। तो okay, you have to be a little bit stubborn and fanatical when it comes to your studies, not in other things. Question number 27, as fit as a fiddle. As fit as a fiddle, इतना फिट है जैसे फिडल। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी से मतलब है। ओके, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग। अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो यहां पर ए हो जाएगा, दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार। ओके, ध्यान में रखिएगा। इसको देख भी लीजिए। प्रश्न में दिए गए वाक्य के बदले दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार का प्रयोग होगा, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब वेयर का प्रयोग एंटीसीडेंट होटल के लिए है और सामान्यतः किसी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब और उसके एंटीसीडेंट को एक दूसरे के करीब रखा जाता है। ओके, वेयर दे, यहां पर ध्यान रखिए, होटल वेयर मतलब एंटीसीडेंट को करीब रखा जाता है, ये परंपरा है। इसको फिर से देख लीजिए एक बार, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। दे लेफ्ट द होटल बाय कार वेयर, अब देखिए मेन एंटीसीडेंट होटल है तो होटल को वेयर से इतना दूर नहीं रख सकते, कहने का मतलब ये है, यही इंप्रूवमेंट करना है हमें। तो इसमें प्रश्न में जो दिए गए वाक्य के बाद दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग बाय कार का प्रयोग होगा, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब वेयर का प्रयोग एंटीसीडेंट होटल के लिए है और सामान्यतः किसी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब और उसके एंटीसीडेंट को एक दूसरे के करीब रखा जाता है। ये देख लीजिए आप। दिस इज द बॉय हु, अब देखिए द बॉय के नजदीक हु को रखा गया, हैज टेकन योर कैप। दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। It is a system in which marks are used in writing to indicate pause and division of sentences. It is a system, ये क्या है? एक तरह का सिस्टम है, in which marks are used in writing to indicate pauses and division of sentences. क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने, नरेशन होगा, पैरेंथेसिस होगा, कैपिटल लेटर्स होगा, पंक्चुएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हम पंक्चुएशन की बात कर रहे हैं। Is it? I think it is loud and clear. Let's come to the last question of the day. Where was appointed the Latin secretary? Who was appointed the Latin secretary during the Puritan government? ये आसान क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि हमारे सभी जितने वॉरियर्स हैं वो सब इसका जवाब दे लेंगे बहुत आसानी से। मिल्टन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों ये आपकी ट्राउन्स ड्रिल थी जो कि 35th है। 36th भी आपके सामने लेके आऊँगा, 37th भी लेके आऊँगा। और इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे अपने एक ही दोस्त में शेयर कीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ। शेयर कीजिए, लाइक करके जाइएगा इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट।